हेलो दोस्तों। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा हमारे देश में कुछ लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करते हैं, यानी हिंदू रिलीजन को स्टेट रिलीजन बनाना चाहते हैं और सेक्युलरिज्म को पसंद नहीं करते। इस दुनिया में बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ है जो एक सेक्युलर स्टेट है। सेक्युलरिज्म का मतलब होता है सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, यानी धार्मिक मामलों को स्टेट से दूर रखना। जैसे पहले के समय में जब ज़्यादातर देशों में मोनार्की थी, उस समय भी चर्च के प्रिस्ट हो या मौलवी या पुजारी, उनका राज्यों के आंतरिक मामलों में इंटरफेयर रहता था और राजा भी उनकी बात मानते थे। पहले की ज़्यादातर सोसाइटी एक थियोक्रेटिक सोसाइटी थी और ऐसे में उस देश की माइनॉरिटी रिलीजन को काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता था। लेकिन आज ज़्यादातर देश एक डेमोक्रेटिक और सेकुलर देश है जिसमें धर्म को उस देश से अलग करके रखा जाता है। एक सेकुलर स्टेट दो तरह की होती है, नेगेटिव सेकुलरिज्म और पॉजिटिव सेकुलरिज्म। नेगेटिव सेक्युलरिज्म में स्टेट रिलीजन को पूरी तरह से अलग कर देती है और ना ही रिलीजन को सपोर्ट करती है, जिसका एग्जाम्पल है फ्रांस। फ्रांस ने 2004 में ऐसा कानून बनाया था जिसमें स्कूल और कॉलेजेस में किसी भी रिलीजियस सिंबल को पहनकर आने पर पूरी तरह बैन लगा दिया गया था। अगर ये इंडिया में होता तो तिलक और सिक्स की पगड़ी पर भी बैन लगा दिया जाता, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता, इसलिए इसे पॉजिटिव सेक्युलरिज्म की कैटेगरी में रखा जाता है, जहाँ सबको अपना रिलीजन पूरी तरह से फॉलो करने का राइट है और तिलक और पगड़ी पर कोई बैन नहीं है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सबको इक्वल राइट्स दिए गए हैं और हज पिलग्रिमेज पर गवर्नमेंट अपनी तरफ से लोगों को भेजती है और अमरनाथ श्रीन बोर्ड का भी फॉर्मेशन करती है। यानी हमारे देश में सभी रिलीजन को सपोर्ट किया जाता है, सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है, पर स्टेट के मसलों में रिलीजन को बीच में नहीं लाया जाता और ना ही पूरी तरह से अलग कर दिया जाता है। वैसे हमारे देश में कुछ समय पहले हिजाब को बैन करने की भी मांग उठ रही थी, हालांकि ये बस कुछ पॉलिटिशियंस करवा रहे थे अपने इलेक्शंस और वोट्स के लिए। लेकिन अगर रियलिटी में हिजाब बैन होता तो हिंदू और सिख और सारे धर्मों के रिलीजियस सिंबल को भी बैन करना पड़ता। लेकिन इंडिया में ये नहीं हो सकता क्योंकि हमारे यहाँ लोग ज़्यादा धार्मिक होते हैं और फ्रेंच वर्जन ऑफ सेक्युलरिज्म इंडिया में अप्लाई नहीं हो सकता। लेकिन हर धर्म में कुछ धार्मिक कट्टरवादी लोग या एक्सट्रीमिस्ट भी होते हैं जो रिलीजियन के नाम पर सोसाइटी में तनाव फैलाते हैं, और ऐसी राइट विंग पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए धर्म उनका सबसे बड़ा हथियार होता है। ये लोग लोगों के इमोशंस को यूज़ करते हैं अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए, और धर्म के अलावा लैंग्वेज के नाम पर भी ऐसी पॉलिटिक्स की जाती है। और हमारे देश में ऐसे ही कुछ लोगों के द्वारा हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग की जाती है। हिंदू राष्ट्र बनाने का मतलब है देश हिंदू रिलीजन के हिसाब से चलेगा और बाकी रिलीजन्स को डिस्क्रिमिनेशन और सेकंड क्लास सिटीजन का दर्जा दिया जाएगा। हालांकि कुछ लोग हिंदू राष्ट्र को जस्टिफाई करते हुए कहते हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो उसमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा और सबको इक्वल राइट्स दिए जाएंगे। लेकिन हमारा देश दुनिया में एक हिंदू कंट्री के रूप में जाना जाएगा, फिर बाकी रिलीजियंस इस्लाम, सिखिज़म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म का क्या, वो भी तो इंडियंस है और ज़्यादातर हिंदू इंडियंस होते हैं, लेकिन हर इंडियन हिंदू नहीं होता। और खुद हिंदू धर्म में भी कई पंथ हैं। वैसे तो ये बात राइट विंग पॉलिटिशियंस भी अच्छी तरह जानते कि भारत हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बन सकता, क्योंकि हमारा संविधान इतना मजबूत है कि ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं है। और रिलीजियन के नाम पर चाहे कितने भी पॉलिटिक्स कर ले, चलना उन्हें भी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही है, वरना रिलीजियन के नाम पर खालिस्तानी और कश्मीरी सेपरेटिस्ट भी लड़ रहे हैं। और नॉर्थ ईस्ट में भी कुछ ग्रुप्स अपनी अलग ही मूवमेंट चला रहे हैं। और दुनिया के किसी भी देश में अगर इस तरह के लोग अपने रिलीजन के हिसाब से ही देश को चलाते तो वो देश कभी आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि फिर उसमें से जो लीडर्स निकल करके आएंगे वो भी एक्सट्रीमिस्ट ही होंगे। और आप दुनिया के किसी भी देश के एक्सट्रीमिस्ट को देख लीजिए, उनमें आपको ये बातें कॉमन मिलेगी। वो ना तो किसी भी चीज़ को क्वेश्चन करते, ना ही उनकी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होती है, बस हर चीज़ को मान लेते हैं और जो उन्हें सिखा दिया जाता है उसके हिसाब से ही चलते चले जाते हैं। और इसलिए इंडिया में भी सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर इतनी फेक न्यूज़ फैलती है। अफ़गानिस्तान, सोमालिया, सीरिया, यमन ऐसे देशों का एग्जाम्पल है जो धार्मिक कट्टरवाद की वजह से बर्बाद हुए। और अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे देशों में धर्म आज भी है, लेकिन वो कट्टरवाद की तरफ नहीं बढ़े। एक देश को वहाँ के पढ़े लिखे और बुद्धिजीवी लोग आगे बढ़ाते हैं और ऐसे ही लोगों ने इन देशों को आगे बढ़ाया है। और हमारा देश भी आज ऐसे लोगों की वजह से ही बहुत से फील्ड्स में आगे है, ना कि उन एक्सट्रीमिस्ट की वजह से जो खुद तो ज़िंदगी में कुछ नहीं करते, बस दूसरों को गिराने का काम करते हैं। और अगर उनकी कम्युनिटी से कोई कुछ बड़ा कर ले तो क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं कि देखो ये हमारे कास्ट का है, हमारे रिलीजन का है, वगैरह वगैरह। ऋषि सुनक हो या कमला हैरिस,
आमिर खान हो या शाहरुख खान, विराट कोहली हो या रोहित शर्मा, ये लोग आज जहाँ भी है अपनी मेहनत से और साथ साथ में सभी रिलीजन की रिस्पेक्ट करते गए। लेकिन अगर ये लोग भी अपने समय में इन जैसा बन जाते तो आज ट्विटर पर बॉयकॉट खेल रहे होते और किसी पान की गुमटी पर खड़े होकर दुनिया भर की फालतू बातें कर रहे होते। और जहाँ तक बात है सेक्युलरिज्म की, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही नहीं बल्कि हमारे मिट्टी में भी है। हमारे देश में हिंदू और मुसलमानों में नफ़रत आज के पॉलिटिशियन से भी पहले ब्रिटिशर्स ने फैलाई थी, क्योंकि उनकी यूनिटी ब्रिटिशर्स के लिए खतरा बनती जा रही थी। और फिर हमारी पूरी हिस्ट्री को उन्होंने हिंदू वर्सेस मुस्लिम में बांट दिया। और आज भी हमारे पॉलिटिशियंस यही करते हैं अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए, और वन साइडेड स्टोरी ही फैलाई जाती है। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज को एक हिंदू किंग और मुसलमानों के दुश्मन के रूप में पेश किया जाता है कि कैसे उन्होंने अफजल खान को मारा, शाइस्ता खान से युद्ध किया। लेकिन ये नहीं बताया जाता कि उनके खुद के कई खास लोग मुस्लिम थे, उनकी आर्मी में भी मुस्लिम बड़ी संख्या में थे। तो ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम कैसे हो गया? सिद्धि संबल, मदारी मेहतर और मौलाना हैदर अली जैसे कई लोग उनकी आर्मी में उनके साथ थे। खुद शिवाजी महाराज के दादाजी ने उनके पिताजी का नाम एक सूफ़ी संत सहाजी शरीफ के नाम पर सहाजी भोसले रखा था। और शिवाजी ने हजरत बाबा याकूत धोरेवाले को हमेशा पेंशन देने का आदेश दिया था। उन्होंने अपनी राजधानी रायगढ़ में अपने महल के ठीक सामने मुसलमानों के लिए मस्जिद भी बनवाई थी। जैसे सिद्धि संबल और मौलाना हैदर अली जैसे कई लोग शिवाजी महाराज की एक बड़ी ताकत थे, उसी तरह मुग़ल साम्राज्य को मजबूत बनाने में काफ़ी योगदान राजपूत राजाओं का ही था। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप से अकबर के सेनापति राजा मानसिंह लड़ रहे थे। वही महाराणा प्रताप के सेनापति हकीम खान सूरी थे, जो शेर शाह सूरी के ही वंशज थे। अकबर ने अपने टाइम पर हिंदुओं पर जजिया और तीर्थ यात्रा पर लगने वाला टैक्स भी बंद करवा दिया था। पहले के समय में जितनी भी राजा महाराजाओं की लड़ाई होती थी, वो बस दो साम्राज्यों की लड़ाई होती थी, ना कि धर्म के नाम पर लड़ा जाता था। खुद बाजीराव पेशवा, जिन्होंने कई बार मुग़ल और निज़ाम से युद्ध किया और मराठा साम्राज्य को पूरे हिंदुस्तान में फैलाया, अपनी मुस्लिम बीवी मस्तानी के लिए अपने ही घर वालों से ज़िंदगी भर लड़ते रहे। पुणे के ब्राह्मणों ने जब उनके बेटे का नामकरण करने से इनकार कर दिया था, तो उन्होंने अपने बेटे का नाम बदलकर शमशेर अली बहादुर रख दिया था और अपनी कई जागीरें उन्होंने उनके नाम कर दी थी। लेकिन ब्रिटिशर्स हमारे पूरे इतिहास को हिंदू मुसलमान में बांटकर अपनी डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी का यूज़ करके हिंदुस्तान पर हुकूमत करते रहे। लेकिन इसके बाद भी बहुत सी जगह हिंदू मुस्लिमों ने यूनाइट होकर अंग्रेज़ों का सामना करा। हमारा देश अलग अलग एथनिसिटी, अलग अलग कास्ट और अलग अलग रिलीजन के लोगों से मिलकर बना है, और यही सब मिलाकर इसे एक यूनाइटेड इंडिया बनाते हैं, जहां सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। और यही हमारे देश की खूबसूरती है। छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु नानक देव, महात्मा गांधी, अकबर और स्वामी विवेकानंद जैसे महान लोग हमारे देश की पहचान है, जिन्होंने हमेशा धर्मनिरपेक्षता की राह चुनी और कभी किसी के साथ किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया। और इसी राह पर चलते हुए बाबा साहब अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन सब ने मिलकर धर्म से ऊपर देश को रखा, धर्म से ऊपर डेमोक्रेसी और फंडामेंटल राइट्स को रखा। और इनकी वजह से ही आज इंडिया एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी बन पाया। और आज हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक देश है, जहां हर तरह के डिफरेंट कल्चर और बैकग्राउंड से आने वाले लोगों ने हमारे देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया। और मैं भी इसी तरह अपने देश को आगे बढ़ाने में योगदान देने की पूरी कोशिश करूँगा। और इसीलिए मैंने इस चैनल की शुरुआत की, जहां मैं आपके लिए न्यू इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस और किसी भी पॉलिटिकल मुद्दे पर अनबायस्ड वीडियो लाता रहूँगा। इसलिए दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। गुड बाय, आपसे फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।